ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, आते ही डाउट है विशाल का। अभी पहले इज इट रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स? फर्स्ट लेट मी मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बता दूं। लेट मी टेल यू अबाउट द टेस्ट, उसके बाद हम डाउट ले लेंगे, ठीक है? तब तक आप टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप कर दीजिए। मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ पर हैप्पी के अलावा बाकी सबने टेस्ट दिया था, कोई ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया? तो वो नो लिख दें, और जिन्होंने टेस्ट दिया है वो चैट बॉक्स पे जल्दी से यस लिख दें, सो दैट मुझे पता लग जाए कि अच्छा गौरव ने टेस्ट नहीं दिया। गौरव, कैन यू प्लीज टेल मी द रीजन आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया? मनीषा ने दिया है, गुड। गुंजन ने भी नहीं दिया, हैप्पी का तो पता है, ध्रुव ने भी नहीं दिया। अरे भाई ऐसा क्यों? व्हाई हैव यू नॉट गिवन द टेस्ट? शैल आई टर्न ऑन द माइक? हाँ जी, क्यों नहीं दिया आपने टेस्ट? गुड विशाल। हाँ जी ध्रुव, गुंजन। गुंजन आपने क्यों नहीं दिया? गौरव? मैम मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया था। ओह, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। आर यू ओके नाउ? घर पे ठीक है सब अब? गुंजन? यस मैम। ओके। बाकी बाकी बच्चों ने क्यों नहीं दिया? ध्रुव? सो जिन्होंने दिया था उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि ये जो टेस्ट था आप लोगों का, इसका रिजल्ट आपको वेंसडे को मिल जाएगा। टेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाए पहले तो वेंसडे को, यानी कि कल तक आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है आयुष? एंड उसके बाद ये कि इसमें जो फोटोन और कैटलिस्ट आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोगों को जो भी ऑप्शन दिया जाएगा, या फोटोन में भेजा जाएगा या कैटलिस्ट में, तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको वही जाना पड़ेगा। गौरव इज सेइंग बिकॉज आई वांट टू बी इन कैटलिस्ट, वो तो ठीक है बच्चे, बट मैंने आपको बताया था ना, अगर आप पर्पसली भी कैटलिस्ट में होना चाहते हो तो एटलीस्ट आप टेस्ट तो दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस पे एनालाइज कीजिए कि मुझे कितना आता है। मैं वही कहने वाली हूँ ना कि अगर सपोज आपको फोटोन मिल गया और आप कैटलिस्ट में ही रहना चाहते हैं तो आपकी सजेशन मांगी जाएगी, आपका कंसेंट मांगा जाएगा कि आपको यहीं पर रहना है। आई वॉज इन स्कूल तो ठीक है, बट द टेस्ट वॉज अवेलेबल फ्रॉम 9 to 11:30 इन द नाइट, पूरा दिन टेस्ट का लिंक ओपन रहा, ठीक है? सो आपको अगर फोटोन में भेज दिया गया, आप कैटलिस्ट में जाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, और आप कैटलिस्ट में आपको लगता है आप फोटोन डिजर्व करते हैं, तो ऑलवेज ये जो ट्रांजिशन है ये तो ओपन ही रहेगा ना, फोटोन टू कैटलिस्ट। ये ट्रांजिशन हमेशा ओपन रहेगा, हमारी हमेशा, इनफैक्ट हमारा मोटिव ही ये है। हमारा मोटो क्या है कि हमने सभी बच्चों को, कैटलिस्ट वालों को, टुवर्ड्स द एंड हमने फोटोन में भेजना ही भेजना है, ठीक है? सिर्फ वही जो नीट को नहीं टारगेट कर रहे, जो सिर्फ सीयूईटी देना चाहते हैं, नहीं, फोटोन बेसिकली नहीं, कैटलिस्ट बेसिकली, फोटोन थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए है। सो हमने सबको ही फोटोन में भेज देना है, तो आप लोगों ने मेहनत करनी है इसके लिए। आप लोगों का इसमें, हमें एक्साइटमेंट चाहिए कि यस मैम वी वांट टू गो टू फोटोन। अगर कैटलिस्ट में है तो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स अगर इम्प्रूव होते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मनीषा ये चीज अभी बताने लगी थी। हाँ गौरव, अगर कोई ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया और वो टेस्ट देना चाहता है, तो मैं जो ग्रुप में मैं आपको मैसेज करती हूँ जिस नंबर से, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेस्ट पेपर सेंड कर दूंगी, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद यही मैं कहने लगी थी, जैसे कुछ बच्चे सोचेंगे कि फोटोन में पता नहीं कितनी ज्यादा पढ़ाई करवाई जाएगी और कैटलिस्ट में तो हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल टीचर्स विल टीच बोथ द बैचेस। अब ऐसे नहीं है कि एडवांस के लिए इन्होंने एडवांस टीचर्स रखे होंगे, कैटलिस्ट के लिए दूसरे टीचर्स होंगे, तो हम पे तो अटेंशन ही नहीं दिया जाएगा। नो, इक्वल अटेंशन विल बी पेड फॉर एवरीवन, विल बी पेड टू ऑन एवरीवन। रिकॉर्डेड क्लास लिंक, ओके बच्चे, रिकॉर्डेड क्लास लिंक ग्रुप में नहीं आता है, वो आपके व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है ड्राइव का,
वहां पर अपलोड होती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं भेजती भी नहीं हूँ, सिर्फ नोट्स भेजती हूँ। तो ये हर बैच को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैटलिस्ट में लाइटली पढ़ाया जाएगा, फोटोन में बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। सब बैच बराबर है, सिर्फ पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। तरीका इन द सेंस कि कैटलिस्ट में थोड़ा डीपली डिग किया जाएगा और फोटोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मैं दोनों बैचेस पढ़ाऊंगी, मैं कैटलिस्ट भी पढ़ाऊंगी, मैं फोटोन भी पढ़ाऊंगी, तो वैसा कुछ नहीं होगा। यू कुडंट फाइंड माई लेक्चर। बच्चों आपने बाकियों ने रिकॉर्डिंग्स देखी है कि आपको मेरा लेक्चर मिलता नहीं है उसमें? मैंने ड्राइव खोलकर नहीं देखा है, मैं आज देख लूंगी। किसी को रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रही है? कोई ऐसा जिसने रिकॉर्डिंग देखी हो और उसे भी मिली ना हो? हाँ जी विशाल, टीचर्स ऑलमोस्ट चेंज नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आप कोई टाइम बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। आप सुबह का बैच ले लेते हैं, तो मैं सुबह का नहीं पढ़ाती हूँ जैसे, तो उस केस में ही होगा। हाँ, मनीषा सिंह रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी आ चुकी है। वो सारा कंटेंट साथ के साथ डल रहा है, आप बस थोड़ा सा अपडेट रहिए, देखिए, ठीक है गौरव? होगा, जरूर होगा। और अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो मैं एक बार चेक भी कर लूंगी, ठीक है? ओके। इसके बाद एक चीज और बतानी है मुझे आप लोगों को कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पर आप लोग, कई बच्चे मैंने देखा है कि यहाँ से भी पढ़ लें, इस ट्यूशन भी चल जाए, इस ट्यूशन भी चल जाए, इस ट्यूशन भी चल जाए। मैं भी इसी स्टेज से निकली हूँ। तो इस स्टेज पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिविजन और सेल्फ स्टडी रहती है। तो जहाँ पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, वहां पे ट्राई एंड सेव योर टाइम, ठीक है? एंड लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास को बीच में ही लीव कर जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोगों के लिए जो मैं लिख रही हूँ। ये क्या चीज है? बहुत सारे बच्चे लीव कर जाते हैं बीच में, तो उनको क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि क्लास में से उठ के तो हम जा नहीं सकते ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, बस एक रेड बटन ही तो दबाना है। सो अच्छा, मनीषा ने भी ट्यूशन नहीं लगवाया, गुड। लेकिन यहाँ पर ना नोट हो रहा है कि कौन सा बच्चा आ रहा है और बाद में लीव करके दोबारा ज्वाइन नहीं कर रहा। और हमें ऊपर से बोला गया है कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आपको दिखता है जो बार बार लीव करता दोबारा क्लास में आता नहीं है, तो हमें उसको रिपोर्ट करना है। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी क्लास में किसी भी बच्चे को रिपोर्ट करूं, ठीक है? हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा इशू है, आप ट्यूशन नहीं मतलब आपकी ट्यूशन है या चार्जिंग इश्यूज हैं या नेटवर्क इशू, कोई भी इशू है जेन्युइन, आप मुझे बताकर मेरी परमिशन लेकर लीव कर सकते हैं, बट विदाउट परमिशन यू कैन नॉट लीव। अगर आप ऐसे विदाउट परमिशन क्लास छोड़कर चले जाएंगे तो वो क्या है, वो टीचर की नजरों में आएगा एंड दैट कैन इम्पैक्ट, ठीक है? दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर दिस थिंग। आपके स्कूल में भी बताया जा सकता है। तो मेक श्योर आप टाइम पे आ रहे हैं और एंड तक रुक रहे हैं, ठीक है? ध्रुव इज ऑल्सो सेइंग वो ट्यूशन नहीं जाते, ठीक है। जो जाते हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट्स दैट ट्राई एंड सेव योर टाइम, जहाँ से आप अपना टाइम बचा सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। ओके, दैट्स गुड। अगर आप अवंती पर ही बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं तो अवंती भी आपको रिजल्ट्स दिखाएगा, ठीक है? बस हमें आपको थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर टेस्ट होंगे तो टेस्ट को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लाइटली नहीं लेना। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं ना, इन चीजों को लाइटली लेने लग जाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है ना, कोई हमें ऑनलाइन मोड पे कोई देख थोड़ी रहा है, बट हमने किसी को दिखाने के लिए थोड़ी पढ़ना है, हमने तो अपने लिए पढ़ना है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लास नहीं लगाओगे या आप क्लास ऑन करके साइड में रखकर चले जाओगे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है? क्लास में इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो कोई, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इट विल इफेक्ट यू, राइट? सो हमने अपने लिए पढ़ना है, टीचर्स के लिए या किसी और के लिए नहीं, ठीक है? बस इतना ही भाषण रहेगा आज का, ज्यादा नहीं है। तो किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप लोगों के बैच सेग्रीगेशन हो जाएंगे। और एक चीज, आपको इस बार फिर से टाइमिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये टाइम सूट नहीं कर रहा, तो चूज योर टाइम वाइजली कि नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत ना आए।
क्लास ज्वाइन करने में। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, मेक श्योर कि आप अपना टाइम पर अपना टाइम सिलेक्ट वही करते हैं जो आपको सूटेबल है। ठीक, ओके, चलिए। तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे एंजाइम्स। एंजाइम्स हमने देखा, ये प्रोटीन्स ही हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग से बने हैं। इनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे कुछ एंजाइम है, अगर हम पेप्सिन का एग्जांपल लें, तो पेप्सिन जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है उस प्रोटीन के ऊपर, तो प्रोटीन इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसके ऊपर कोई एंजाइम वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? फाइनल प्रोडक्ट में। उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये तीन चीजें क्लियर है, एंजाइम, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्टिवेशन एनर्जी किया था। तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स जो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी बताएगा क्या होती है। लास्ट क्लास में मैंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाया था। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट रिवाइज करवा दो। जैसे एंजाइम ने जिसके ऊपर एक्ट करना है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को ब्रेक करना। तो पेप्सिन किसके पास जाएगा? प्रोटीन के पास जाएगा और प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड बनाएगा। तो प्रोटीन क्या हुआ? पेप्सिन का सबस्ट्रेट हुआ जिसपे पेप्सिन काम करेगा। और फिर फाइनल जो रिजल्ट बन रहा है अमीनो एसिड्स, वो क्या है? वो प्रोडक्ट है जो बन रहा है एट द एंड। ठीक है, माइक ऑन मैं करती हूँ, जस्ट रेज योर हैंड्स पहले, फिर आई विल टर्न ऑन द माइक। ओके, विशाल वांट्स टू आंसर। हाँ जी विशाल, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बोलो। मैम आपने जो एग्जांपल दिया था मैं वो बताऊं? एग्जाम्पल से समझाना चाहते हो? समझा दो बिल्कुल। मैम आपने बताया था कि जैसे कि हम गाड़ी होती है, हम्म, गाड़ी से जाने में मतलब गाड़ी ऑन करके हम जाते हैं। मैम एक बार हाँ आप वो जी, स्लाइड ओपन कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं वही करने लगी थी। हाँ मैम जी, जैसे हम गाड़ी से जाते हैं तो हमें टाइम लगता है, टाइम जल्दी हो जाता है। और अगर हम पैदल जाते हैं तो टाइम लगता है। और एनर्जी भी ज्यादा लगती है। हाँ, और एनर्जी हम्म, लगती है, पर गाड़ी गाड़ी से जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, इसी वजह और से। एनर्जी भी कम लगती है। हम्म, हाँ जी, तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? वेरी गुड, आपको एग्जाम्पल याद है विशाल, दैट्स गुड। गुंजन आप ट्राई करोगे? यस मैम। मैम गुड एक्टिवेशन, विशाल। जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं तो उससे जो हम एनर्जी लगाते हैं उस वर्क को करने के लिए मैम, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और मैम बट जैसे जैसे एंजाइम वेरी गुड। फंक्शन एक्ट करता है किसी सबस्ट्रेट पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाती है। हाँ, तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों के स्क्रीन पर है। जो एनर्जी हमें चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम की प्रेजेंस में ये हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है, और अगर एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो एंजाइम के होने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और स्पीड जो है वो बढ़ जाती है रिएक्शन की। तो एंजाइम क्या कर रहा है? एक तरह से फ्यूल है जो हमारे रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी कर लिया था। उसके बाद हमने दो हाइपोथेसिस भी पढ़ी थी। हमने देखा था कि फिशर ने कहा था कि जो एक्टिव साइट क्या होती है? एंजाइम के वो जगह जहां पर सबस्ट्रेट आता है, वो एक्टिव साइट है। फिशर ने कहा था कि एक्टिव साइट बहुत रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप चेंज नहीं होती। और कॉशलैंड ने क्या कहा था कि जो एक्टिव साइट है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, जैसे ही सबस्ट्रेट उसके पास आता है वो अपनी शेप को बदल लेती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर क्लास में बिना टीचर के बैठे हैं तो हम लोग कभी पीछे बात कर रहे हैं, कभी इधर बात कर रहे हैं बच्चों से, हमारी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करेगी हम सबकी शेप चेंज हो जाएगी और हम अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। तो सिमिलरली एंजाइम के पास जब सबस्ट्रेट आता है
तो क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट अपने आप को बदल लेती है ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके। तो कॉशलैंड ने कहा कि ये फ्लेक्सिबल है और फिशर ने कहा कि ये बहुत रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है। बच्चे इफ देयर इज बफरिंग इशू तो एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, यू कैन रीजॉइन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एंजाइम एक्ट कैसे करता है। पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा, फिर क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिस पे रिएक्शन स्टार्ट होगा और एंजाइम प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, और फिर फाइनली एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये जो बीच का स्टेज है इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, उस दौरान उस पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में आप देखिए कि एंजाइम कभी भी यूज नहीं होता, जैसा डाला था वैसा ही बाहर निकल आता है। इट इज नेवर यूज्ड इन अ रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तभी मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस। मैं आपको रिविजन करवा रही थी। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर और पीएच का एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। एंजाइम आपको पता है प्रोटीन है, और प्रोटीन कैसे बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर से। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। आज क्विज होगा, लास्ट में होगा, आज क्वेश्चंस होंगे लास्ट में होंगे, तो लास्ट तक आपको बने रहना है because at the end we will have some questions. एक मिनट, सो टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे प्रोटीन्स का जो होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं या ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं एंजाइम का डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब हम ज्यादा हीट कर देते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर टूट जाता है, क्योंकि एंजाइम के बीच बहुत सारे बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रेक कर जाते हैं। तो ये होता है डीनेचुरेशन। सो आप देखेंगे कि हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। डीनेचुरेशन का मतलब है, देखो मैंने आपको बताया था प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, जो हमारे पेप्टाइड चेन है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। और ये फोल्डेड है तो इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। हमने कितने टाइप के बॉन्ड्स पढ़े थे, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने डाइसल्फाइड पढ़ा था, हाइड्रोफोबिक पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स थे जिसकी वजह से क्या था, हमारा फोल्डिंग हो रही थी पेप्टाइड चेन की, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब जब हम हीट करते हैं तो ये बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक करते हैं ऑन हीटिंग, और अगर ये ब्रेक कर गए तो हमारा जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये खराब होने लग जाता है। ये जो फोल्डिंग हुई हुई है एंजाइम की ये खराब हो जाती है, और ये खराब हो जाती है तो एंजाइम को उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है मनीषा, समझ आया। तो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर ऑप्टिमम है सारी एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी 37 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे कम या उससे ज्यादा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। सेम इज फॉर पीएच, ठीक है। पीएच स्केल आपको पता है क्या होता है, 1 से 14 होता है, और बीच में 7 इज न्यूट्रल। 1 to 7 की रेंज को हम क्या बोलते थे, 1 to 7 की रेंज क्या होती है, विल टेल। गुड मनीषा, एसिडिक, और वेरी गुड गुंजन। एंड 7 to 14 इज बेसिक। सो मोस्टली जो हमारे एंजाइम्स हैं वो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 7.4। तो उससे कम या उससे ज्यादा पीएच होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी ड्रॉप कर जाती है, डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी आपको याद है जो सिर्फ एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं, या कुछ एंजाइम्स जो बेसिक में करते हैं। एक एंजाइम आपने पढ़ा है 10th क्लास में जो सिर्फ एसिडिक कंडीशन में काम करता है,
कौन सा है वो एंजाइम? याद है आप लोगों को? पेप्सिन। वेरी गुड गुंजन। और सिमिलरली बेसिक कंडीशन में काम करने वाला ट्रिप्सिन। गुड। विशाल कुछ कह रहा था। कैटलिस्ट वाली कौन सी स्लाइड है बच्चे? कैटलिस्ट के बाद वाली? तो विशाल बहुत पीछे घुमाता है, मुझे पीछे जाना पड़ता है। ये वाली? और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, मैंने पहले भी बोला है, बी ऑन टाइम, लेट कमर्स विल नॉट बी एंटरटेन। आप मिस कर देंगे अपनी क्लास। चलिए, तो पीएच और टेम्परेचर के बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है केएम का। अब देखो, एंजाइम जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट होगा तो एंजाइम बाइंड करेगा। अगर कोई चीज ही नहीं है बाइंड करने के लिए तो एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा? सपोज आप लोग ये बाइक राइड कर रहे हैं और ये आपकी डेस्टिनेशन है जहां पर आपको जाना है। आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो आपको 10 kg फ्यूल लग रहा है, यूज हो रहा है। तो हाफ, जब आपकी जर्नी हाफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कितना फ्यूल लगेगा? 5 किलोमीटर्स में हमें सिर्फ कितना फ्यूल लगेगा? 5 kg। समझ नहीं आया? यहां से 10 किलोमीटर कवर करना है। एक मिनट मैम, एक बार बैक कर। ये वाली स्लाइड कह रहे हो आप? विशाल, ऐसे बीच में अगर बहुत ज्यादा बैक जाना पड़ता है ना तो डिस्टरबेंस होती है बाकी बच्चों को। मुझे कोई इश्यू नहीं है। द थिंग इज द अदर्स गेट डिस्टर्ब्ड क्योंकि मोशन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मैंने सारी स्लाइड्स दिखा दी। चलिए, तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है। इसमें मैंने आपको समझाया था 10 किलोमीटर फ्यूल डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 kg फ्यूल लग रहा है। तो आधी जर्नी में हमें कितना फ्यूल लगेगा? सिर्फ 5 kg लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज है। अगर कोई एंजाइम है, एंजाइम को रिएक्शन पूरा होने के लिए, मतलब अपनी बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए इतना सबस्ट्रेट लग रहा है, इतना सबस्ट्रेट लगाना पड़ रहा है कि रिएक्शन बिल्कुल अपनी फुल स्पीड पर हो जाए। तो हाफ स्पीड अटेन करने के लिए कितनी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लगेगी, कितना फ्यूल लगेगा आधी जर्नी में? तो इसका मतलब है कि कितना सबस्ट्रेट हमें देना पड़ रहा है रिएक्शन को हाफ स्पीड तक लेके जाने के लिए। वो है केएम वैल्यू। द केएम क्या है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which the velocity of enzymatic action reaches half its maximum value। कितनी सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा कि रिएक्शन अपने हाफ मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाए? ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बाइंड करना है ना, तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी, है ना, बातचीत अच्छी होगी, तब ये बाइंड करेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनको बाइंड कराने में। ठीक है, तो अफिनिटी का मतलब होता है बॉन्डिंग या लाइकिंग। तो अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो हमें रिएक्शन करवाना है फिर भी, तो हमें सबस्ट्रेट ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा एंजाइम को जबरदस्ती कि तू भाई रिएक्शन कंप्लीट करवा दे। तुझे सबस्ट्रेट नहीं पसंद, वी नो, बट तू ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट देना पड़ेगा ताकि एंजाइम को जबरदस्ती रिएक्शन कराना पड़े। ठीक है, जैसे आप लोगों को पढ़ाई पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि इसके एग्जाम क्लियर हो जाए, तो वो टीचर को बोलेंगे मैम आप ज्यादा फीस ले लीजिए बट प्लीज इसका एग्जाम क्लियर करवा दीजिए। तो उसी तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते एक दूसरे को, तो सबस्ट्रेट ज्यादा देना पड़ता है हमें
रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए। तो केएम वैल्यू क्या है कि कितना सबस्ट्रेट लग रहा है। तो अगर उनके बीच में लाइकिंग कम है तो सबस्ट्रेट ज्यादा होगा। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में लाइकिंग बहुत ज्यादा है, वो बड़े इजीली एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं, तो कम सबस्ट्रेट में भी रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग के बीच में। अगर दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, एफिनिटी अच्छी है, तो हमें कम सबस्ट्रेट लगाना पड़ रहा है। अगर दोनों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो हमें सबस्ट्रेट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। ये क्लियर हुआ कि एम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। केएम का मतलब कि कितना सबस्ट्रेट लगा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा है, बार बार पढ़ोगे ना इसी चीज को, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विशाल मैंने आपके लिए बैक किया था स्क्रीन, आप शायद लीव हो गए थे, मैं वापस गई थी, अब मैं एंड में बैक करूंगी। ठीक है, आप शायद लीव हो गए थे तो मैंने स्लाइड बैक किया था। ठीक है इजहार, थैंक यू। चले, अब क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी कई बार इनहिबिट हो जाती है। इनहिबिट मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ओके, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, हम एंड में करेंगे। अब ऐसे कौन से रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। सबसे पहले तो होगा डीनेचुरेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डीनेचुरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या जो फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, अगर वो खराब हो जाए उसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, सो डीनेचुरेशन की वजह से एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। तो एक रीजन तो ये हो गया कि एंजाइम ही खराब हो गया, एंजाइम ही डीनेचर हो गया। दूसरा है, अगर एंजाइम के सामने उसका प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर आ जाए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब है कि एक तो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बाइंड करना है, ठीक है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर सबस्ट्रेट का एक कॉम्पिटिटर आ गया, ठीक है, जो क्या करता है, खुद एंजाइम के साथ आकर जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देता, तो क्या होता है, वो खुद आकर एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा उसकी एक्टिव साइट पे, सबस्ट्रेट तो लग ही नहीं पाया, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या करता है, ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट से पहले आके लग जाता है और एंजाइम के काम को रोक देता है। तो इसमें एग्जांपल देखिए आप लोग, कॉम्पिटिटिव में एग्जांपल से बता रही हूँ मनीषा, आपको समझ आएगा। देखिए डायग्राम से समझाते हैं आपको। ये हमारा पिंक कलर का ये जो सिलेंडर है, ये एंजाइम है, जिसपे कायदे से ये ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट आना चाहिए। ये सबस्ट्रेट आकर इस एंजाइम के साथ जुड़ता तो क्या होता, रिएक्शन हो जाता। लेकिन आ कौन गया, ये ब्लू कलर का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये इसकी भी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसी मिलती जुलती है बिल्कुल। तो इसने क्या किया, इसने सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट पे, बाइंडिंग साइट पे सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने दिया, सबस्ट्रेट की जगह खुद आकर जुड़ गया। तो क्या हुआ, रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब एक कॉम्पिटिटर आ गया जिसने सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं दिया। तो आप एग्जाम्पल देखिए, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये सक्सीनेट हमारा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये एंजाइम आकर, जो इस एंजाइम के ऊपर जाकर बाइंड करेगा और फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमरेट। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, सक्सीनेट, एंजाइम और फ्यूमरेट। हाँ जी गुंजन, आपको कोई डाउट है? विशाल को डाउट है, बोलो विशाल।
बोलो। पीछे जो गुंज दोबारा। जो आप पीछे वाली स्लाइड थी जो आपने एग्जांपल दिया था, एक बार वो दिखा दो। हाँ मैं दिखा रही हूँ, वो मैं भी समझा रही हूँ आपको प्रॉपर, वो तो भी बताऊंगी। विशाल आपको कोई डाउट है? मैम एंजाइम एक बार फिर बता दो। एंजाइम? मैम कॉम्पिटिटर वाला फिर से एक बार रिपीट कर दो। मैं कॉम्पिटिटिव आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना सभी। ठीक है, मैंने आपको बोला कि एक एंजाइम है, उस एंजाइम के साथ उसका सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा तभी रिएक्ट प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास उस सबस्ट्रेट का एक कॉम्पिटिटर, एक दुश्मन प्रेजेंट है जो उस सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देगा और उस सबस्ट्रेट की जगह खुद आकर जुड़ जाएगा एक्टिव साइट पे, तो क्या होगा? ये उसका कॉम्पिटिटर है और इनहिबिट कर दिया उसने, उस सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं दिया एंजाइम के साथ। और जब सबस्ट्रेट ही नहीं जुड़ा एंजाइम के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन स्टॉप हो गया। सो ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखो, इसमें आप बहुत सारे रिएक्शन पढ़ोगे, हमें रिएक्शन याद नहीं करने, क्योंकि ये सारे रिएक्शन हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये वहां पर क्लियर होगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि एक सक्सीनेट जो है, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के पास जाता है और ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये इस सक्सीनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो सबस्ट्रेट क्या हुआ? सक्सीनेट, जो जा रहा है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के पास, मैं बता रही हूँ, गुंजन वही बता रही हूँ, और फ्यूमरेट बनता है। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। सक्सीनेट किसके पास आया? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के पास आया और फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनाया। गुंजन का क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि मैम इसमें हमारा वो कौन है, वो मैं बता रही हूँ। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट बनता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जिसका नाम है मेलोनेट। ये मेलोनेट क्या करता है? ये इस सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ आकर खुद जुड़ जाएगा, सक्सीनेट को जुड़ने ही नहीं देगा और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये रिएक्शन आगे बढ़। तो मेलोनेट यहाँ पर क्या हुआ? मेलोनेट यहाँ पर क्या हुआ मनीषा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सबस्ट्रेट नहीं है, सबस्ट्रेट देखो, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का असली सबस्ट्रेट तो सक्सीनेट था, लेकिन उस सक्सीनेट की जगह अब कौन आ गया? मेलोनेट। तो वो उसका सबस्ट्रेट थोड़ी हुआ, रहेगा तो वो उसका इनहिबिटर ना, तो उसको हम सबस्ट्रेट नहीं कहेंगे। सबस्ट्रेट वो तब होता अगर वो प्रोडक्ट बनवा देता, इसने तो रिएक्शन स्टॉप कर दिया, इसने तो रिएक्शन होने ही नहीं दिया, तो ये सबस्ट्रेट हुआ ही नहीं। समझ आया मनीषा? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है? अब ये क्लियर हुआ आपको इस एग्जाम्पल से कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है? एक कॉम्पिटिटर आ जाता है जो सबस्ट्रेट की जगह खुद आकर लग जाता है, ठीक है? ओके, विशाल को डाउट है, एक मिनट विशाल। कुछ भी नहीं बना, रिएक्शन ही नहीं हुआ गुंजन। हाँ जी विशाल जी बोलो। मैम ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है मतलब? अगर उस मीडियम में बाय चांस मेलोनेट आसपास आ गया तो मेलोनेट रिएक्शन को होने नहीं देगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि मेलोनेट ना हो यहाँ पर। और हम फिर फोर्निक एसिड भी नहीं बनेगा? हाँ नहीं बनेगा, मेलोनेट अगर आ गया तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। मैंने देखो क्रॉस मार दिया रिएक्शन के आगे, क्रॉस का मतलब क्या है कि रिएक्शन हुआ ही नहीं। ओके मैम। तभी तो इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या होता है? जो रिएक्शन को होने ना दे। तो ये मेलोनेट ने रिएक्शन ही स्टॉप कर दिया आकर, ठीक है? मैम बट ये है क्यों? ये केमिकल्स हैं, क्योंकि मेलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सीनेट से बहुत मिलता जुलता है। ये सक्सीनेट की जगह आकर जुड़ जाता है उसकी एक्टिव साइट पे। ये देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होगा? जो एक्टिव साइट पे लग जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, तो ये क्या करता है? ये इसका फायदा उठा लेता है। मैम उससे फिर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो उसके अंदर कुछ जो प्रेजेंट होगा केमिकल्स वो भी उससे मिलते जुलते होंगे, तो कुछ तो प्रोडक्ट उसका रिलीज होना चाहिए ना? नहीं 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 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सबस्ट्रेट नहीं है।
अब ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, आपको दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि आपको यही नहीं पता ये रिएक्शन कहाँ यूज हो रहा है। तो ये जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ये वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी आपने रिएक्शन ही नहीं ना पढ़ा एक्चुअल में। सक्सीनेट होता तभी रिएक्शन होती, बिल्कुल मनीषा समझ गई इस चीज को कि सक्सीनेट होता रिएक्शन तब होती। अब तो सक्सीनेट को उसने जुड़ने ही नहीं दिया, ये उसका दुश्मन है, दोस्त के भेस में दुश्मन है। ठीक है गुंजन, यस मैम। कॉम्पिटिटर है उसका। क्लियर हुआ विशाल, आपको क्लियर हुआ? हैप्पी सुन रहा है? ठीक है, मनीषा को क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ओके मनीषा। हिमांशु को भी क्लियर हो गया? हिमांशु ने तो लेट ज्वाइन किया, हिमांशु को कैसे क्लियर हो गया? इजहार को हो गया, ठीक है। जो बच्चा लीव कर रहा है, जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है, टीचर को सब पता चल रहा है। अच्छा आपने पढ़ रखा है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैम नेटवर्क इश्यूज हैं। हाँ आपका मैं समझ गई, आपका तो मैं समझ रही हूँ, बट कुछ बच्चे बीच में लीव करते हैं, बहुत बहुत टाइम तक आते ही नहीं है। अगर नेटवर्क इशू है आप बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगी। अब विशाल ने बता दिया तो मैं समझ गई कि है, हाँ ही हैज सम इश्यूज। ठीक है, मैम दोबारा बोलो मैम जैसे विशाल। कि मेरा नेट तो चल रहा है, बट जैसे कि आप बोलते हो और एकदम से बफरिंग होना चालू हो जाता है। अच्छा बाकी बच्चों को तो ये दिक्कत नहीं आ रही कि बाकियों को भी आ रही है? नहीं आ रही ना, तो इट मीन्स विशाल आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क ही इशू होगा, क्योंकि अगर मेरी तरफ होता ना तो किसी को नहीं सुनना था। इनफैक्ट मैं भी एक दूसरे डिवाइस से भी ज्वाइंड हूँ, तो अगर मेरी तरफ से इशू होता तो किसी को सुनाई नहीं देता। तो इट मीन्स आपके नेटवर्क में इशू है। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? मैं समझ सकती हूँ नेटवर्क इशू पे किसी का जोर नहीं चलता, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। चलिए कॉम्पिटिटिव के बाद आता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या कुछ रेडिएशंस हो गई, जो क्या करेंगी, एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी था। अब आते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन पर। ये ध्यान से सुनना आप लोग, इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं। हमारा एक जो एंजाइम होता है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, ये हमें पता है। इस एक्टिव साइट पे कौन आकर ज्वाइन करता है? कौन ज्वाइन करता है एक्टिव साइट पे? हु विल टेल इन चैट बॉक्स? एक्टिव साइट पे कौन आकर ज्वाइन करता है? वेरी गुड मनीषा, सबस्ट्रेट। एंजाइम की एक्टिव साइट पे एंजाइम ज्वाइन करेगा? एंजाइम तो खुद है, ये येलो कलर का एंजाइम बनाया है। गुड इजहार एंड हिमांशु। सबस्ट्रेट ज्वाइन करता है, कोई बात नहीं गुंजन, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ज्वाइन करता है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनके पास एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है बैक साइड पे, ये होती है एलोस्टेरिक साइट। ये कौन सी साइट है? एलोस्टेरिक साइट। अब यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट पे कौन आता है? एलोस्टेरिक साइट पे आते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको हम मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। अब ये मॉड्यूलेटर्स का क्या काम है, ये क्यों आते हैं एंजाइम के पास? तो ये मॉड्यूलेटर्स दो तरह के होते हैं, या ये इनहिबिटर्स होते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, या ये होते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। अब ये क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे आप ज्यादा अच्छे से। सपोज एंजाइम आपका बॉस है और आप सबस्ट्रेट हैं। आप आपके और बॉस के बीच में इंटरेक्शन अच्छी होनी जरूरी है, तभी आपकी प्रमोशन होगी। लेकिन अगर पीठ पीछे कोई इनहिबिटर आ गया और उसने बॉस के कान भर दिए कि ये तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है,
तो क्या होगा, आपके और आपके बॉस के बीच में इंटरेक्शन हो पाएगी अच्छी? अगर कोई इनहिबिटर आके बॉस के कान भरता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर बाई चांस इनहिबिटर आ गया तो इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करने देगा। और अगर उस साइट पे कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तारीफ कर रहा है पीठ पीछे बॉस के पास, ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो काम बहुत जल्दी कर दिया, इसने तो ये कर दिया, तो क्या होगा, बॉस आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपकी प्रमोशन हो जाएगी, और मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएंगे। तो अगर एक्टिवेटर आ रहा है उस साइट पर तो वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को ज्वाइन करेगा। ये डायग्राम देखिए आप, अगर ये एक्टिवेटर आया है ब्लू कलर का तो एंजाइम इजीली सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाया, और अगर इनहिबिटर आ गया तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक फीडबैक इनहिबिशन। अब फीडबैक क्या है, फीडबैक इनहिबिशन ध्यान से समझिए, मतलब सिर्फ एक एग्जांपल देख लीजिए। कोई सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, और यही प्रोडक्ट जो है, यही प्रोडक्ट बेवफा निकला, और ये प्रोडक्ट ही इस एंजाइम के साथ आकर इसकी एलोस्टेरिक साइट पर एज एन इनहिबिटर जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, एक रिएक्शन चल रहा है, बेचारा सबस्ट्रेट इतनी मेहनत कर रहा है एंजाइम के साथ और प्रोडक्ट बना रहा है, और बाद में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या कर रहा है हिमांशु, हाँ, सो ये क्या कर रहा है, ये एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पे आकर इनहिबिटर बन रहा है, और इनहिबिटर मतलब उस सबस्ट्रेट को ही एंजाइम के साथ ज्वाइन करने से रोक रहा है। तो ये होता है फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को आकर एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरह उसको ग्लूकोज से जुड़ने नहीं देता। तो ये होता है फीडबैक इनहिबिशन, जो अपना ही प्रोडक्ट है वही उस एंजाइम को कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ बाइंड नहीं करना। अगर ये आपको सिर्फ अभी समझना है ये रिएक्शन कैसे है, ग्लूकोज वाला रिएक्शन कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एंजाइम वाला पार्ट समझिए। ठीक है, सो कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसके बाद ये हम क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट को करते हैं, लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं। ये टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। अब बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस के बेसिस पे एंजाइम्स क्लासिफाइड हैं। ये आपको इसमें भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा रिएक्शन है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये हम पढ़ेंगे हर एक इंडिविजुअल चैप्टर में। ऑक्सीडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम ऑक्सीडेज कह देते हैं। ट्रांसफरेज कौन से होते हैं, जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, जरा ये रिएक्शन देखिए फर्स्ट वाला। तो ये एलेनिन ट्रांसएमिनेज क्या कर रहा है, ये देखिए एलेनिन पे अमाइनो ग्रुप है और अल्फा कीटोग्लूटारेट पे कीटोन ग्रुप है। ये एंजाइम क्या करता है, इस अमाइनो ग्रुप को इस पे लगा देता है और इसके कीटोन ग्रुप को इधर लगा देता है, ट्रांसफर कर दिया, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। अब ये रिएक्शन कहां पर यूज हो रहा है ये आपने अभी नहीं सोचना, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली हेक्सोकाइनेज क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इसने एटीपी से फॉस्फेट मांगना है और ग्लूकोज के ऊपर लगा देना है। तो हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, जो अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया, ग्लूकोज ने फॉस्फेट एटीपी से लेकर ग्लूकोज के ऊपर लगा देना है, तो ये ट्रांसफरेज होते हैं। हाइड्रोलेज और लाइएज दोनों ही ऐसे एंजाइम हैं जो किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हाइड्रोलेज पानी की प्रेजेंस में, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं, और लाइएज बिना पानी के उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कि अमाइलेज हाइड्रोलेज है और डीकार्बोक्सिलेज लाइएज है।
तो ये स्टार्च है, स्टार्च का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। पानी की प्रेजेंस में अमाइलेज इसको ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, तो ये हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल है। और डी कार्बोक्सिलेज, जो इसके देखिए पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, इसमें से एक कार्बन अलग कर देता है और 2 कार्बन अलग रह जाते हैं। तो ये बिना पानी के कर रहा है, तो ये लाइएज है। ये एंजाइम हमारा लाइएज है जो बिना पानी के ब्रेक कर रहा है हमारे मॉलिक्यूल को। ये रिएक्शंस इन डिटेल मैं रिपीट कर रही हूँ, हम बाद में भी पढ़ेंगे, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि रिएक्शन तो देखे ही नहीं हुए कभी। आइसोमरेज, आइसोमरेज वो होते हैं जो छोटे मोटे स्ट्रक्चरल चेंजेस करें, जैसे कि एल्डोलेज एल्डिहाइड को कीटोन में बदल दिया, कीटोन को एल्डिहाइड में बदल दिया, थोड़े थोड़े ऐसे स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं जो इन डिटेल हम जब रिएक्शन करेंगे हम तब पढ़ेंगे। बस आपको ये नाम याद होने चाहिए कि हाँ बायोमोलिक्यूल्स में हमने ये चीज पढ़ी थी कि ट्रांसफरेज कुछ होते हैं, एल्डोलेज लाइएज कुछ होते हैं। लाइगेज, लाइगेज क्या है? जो किसी चीज को जोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि स्पेशली डीएनए और आरएनए को। ये 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के हैं, सपोज ये टूटे हुए हैं, तो लाइगेज, ये ब्लू येलो कलर का एंजाइम है, ये लाइगेज आता है और दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कर देता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन लाइगेज एंड लाइएज। लाइगेज ज्वाइनिंग करता है, लाइएज ब्रेकिंग करता है, ठीक है। और लाइगेज स्पेशली डीएनए और आरएनए में यूज होता है उनको ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद जो एंजाइम है हमारा 2 तरह का होता है, या तो सिंपल एंजाइम होता है या कॉन्जुगेट एंजाइम होता है। सिंपल एंजाइम क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का ही बना हुआ है। इट इज मेड ओनली ऑफ प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन का बना है। कॉन्जुगेट जो है वो 2 चीजों का बना हुआ है, एक प्रोटीन पार्ट तो होता ही है, प्रोटीन पार्ट के अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसके साथ जुड़ा होता है। तो हम इस कॉन्जुगेट एंजाइम को होलो एंजाइम भी कहते हैं। होलो एंजाइम मतलब कॉन्जुगेट एंजाइम का दूसरा नाम है, जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ आकर जुड़ा हुआ है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि होलो एंजाइम है हमारा कॉन्जुगेट एंजाइम, जिसके साथ प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर जो 3 तरह के जो नॉन प्रोटीन फैक्टर है, ये 3 तरह का हो सकता है। मेटल आयन हो सकता है, कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। ये तीनों क्या है मैं आपको बड़े इजी एग्जांपल से समझाऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है जो एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड रहता है और हमेशा ज्वाइंट ही रहता है, जैसे कि आप और आपका फोन 24/7 हमारे पास ही रहता है, ठीक है। और कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम वो है जो सिर्फ रिएक्शन के टाइम, जब रिएक्शन करवाना है उस टाइम आकर एंजाइम के साथ जुड़ जाता है ताकि उसका काम करवा सके। तो ये है आप और आपकी बुक्स, जब पढ़ाई आई या पेपर आए तो पेपर के टाइम पे बुक याद आ गई है ना, नहीं तो हमेशा कौन होता है? फोन जुड़ा रहता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है जो हमेशा ही एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा। कोएंजाइम वो है जो रिएक्शन के टाइम पे रहेगा, ठीक है। तो ये कोएंजाइम बेसिकली 2 काम कर रहा है। इसकी जरूरत क्या है? ये सबस्ट्रेट को लेकर आते हैं, ये सबस्ट्रेट को लेके आने का काम करते हैं या प्रोडक्ट को दूर लेके जाने का काम करते हैं। इनका 2 काम होता है। रिएक्शन नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये कोई सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। इनका काम है सबस्ट्रेट को लेकर आना खींचकर, या प्रोडक्ट्स बन गए तो उनको बाहर निकालना, बस इतना काम है। मेटल आयन आप समझ सकते हैं, ये भी वो कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम को चाहिए, जैसे कि फेरस आयन कैटालेज एंजाइम को चाहिए ही चाहिए। क्लोराइड आयन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को चाहिए। तो ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। आप डायग्राम से देखिए, एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट जो कि बहुत बड़ा है, इसके ऊपर एक छोटा सा नॉन प्रोटीन पार्ट आकर जुड़ता है, तब जाकर सबस्ट्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ पाता है, एंजाइम के साथ जुड़ पाता है, ठीक है। सो
एपोएंजाइम और कोएंजाइम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एपोएंजाइम तो मेन प्रोटीन वाला पार्ट है, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है जो सिर्फ रिएक्शन के वक्त आता है। एपोएंजाइम का साइज बहुत बड़ा है, कोएंजाइम का छोटा है। एपोएंजाइम हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक होगा। कोएंजाइम जो है वो बहुत सारे अलग अलग काम कर सकता है। कोएंजाइम के और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये तो इसकी पार्ट टाइम जॉब है। कोएंजाइम की पार्ट टाइम जॉब है एपोएंजाइम को आकर होलो एंजाइम बनाना, ठीक है। और ऑब्वियसली सारा रिएक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मेन रिएक्शन तो एपोएंजाइम करता है। कोएंजाइम मैंने आपको बताया क्या कर रहा है, या तो प्रोडक्ट को लेके आने में हेल्प कर रहा है, या जो सबस्ट्रेट को लेकर आ रहा है, या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको लेकर जा रहा है। बस सिर्फ इतना ही काम करता है, लेकिन जरूरी है। इसके बिना फिर अगर ये कोएंजाइम सबस्ट्रेट को लेकर ही नहीं आएगा तो एंजाइम अपना काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ये एपोएंजाइम और कोएंजाइम में डिफरेंस है। तो आइए अब हम आपका छोटा सा टेस्ट लेते हैं जस्ट टू चेक कि आप लोगों को कितना समझ आया। आर यू गाइज रेडी? एंजाइम वाले टॉपिक का छोटा सा टेस्ट अभी होगा, नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो 4 क्वेश्चंस होंगे, 1 बाय 1 चैट बॉक्स में हम आंसर करेंगे, थोड़ा क्विक रखेंगे। चलिए, फर्स्ट, ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, मुझे देखना है कि आप लोग इसको कितना सही कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर हिमांशु is saying B, गुंजन is saying B, आयुष is saying C। अच्छा, सभी मतलब A B C D सभी बोल दो। हर्षिता is saying D। और सोच लो और कोई ऑप्शन रहेगी। देखो, इसमें मैंने आपको समझाया है कि अगर सपोज ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन के सामने प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और फैट्स भी आ गए, तो क्या ये ट्रिप्सिन तीनों को डाइजेस्ट कर देगा? द आंसर इज नो। क्यों? बिल्कुल आयुष सही है, क्योंकि ना तो ये कार्ब्स को करेगा ना ये फैट्स को करेगा। इट इज हाईली सिलेक्टिव फॉर प्रोटीन। तो जो एंजाइम है वो सिलेक्टिव होते हैं। सबसे पहले तो वो केमिकल कैटलिस्ट नहीं होते, वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। वो ग्लोबुलर होते हैं, फाइब्रस नहीं होते हैं, ठीक है। और एक ही एंजाइम बहुत सारे रिएक्शन नहीं करता है, एक एंजाइम अपना ही पर्टिकुलर रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो आंसर इज सी, एंजाइम्स आर जनरली नेम्ड आफ्टर। चलिए, सेकंड का ऑप्शन जल्दी, सेकंड का आंसर मनीषा सिंह बी, प्रोडक्ट पे एंजाइम का नाम है। अगर लाइपेज है तो लाइपेज किस पे नामकरण हुआ? जो लिपिड को ब्रेक कर रहा है, यानी कि उसके सबस्ट्रेट पे उसका नाम रखा गया है। सो द आंसर इज ए, द कंपाउंड ऑन विच दे वर्क। मुझे इसका ज्यादा आंसर नहीं मिले हैं बच्चों से। हाँ, हिमांशु ने अब सही बोला, आंसर इज ए, सबस्ट्रेट पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसी पर है। वो एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? इसी से रिलेटेड है, आपको सेकंड और क्लियर हो जाएगा। विशाली सिंह डी, डी बिल्कुल सही, गुड। ये तो इजी था, प्रोटीएज जो प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है। तो अब क्लियर हुआ, ये सबस्ट्रेट के नाम पर है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल ही क्लियर करने के लिए दिया था। गुड क्रिश एंड हैप्पी। चलिए अब लास्ट करते हैं, एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज गुड आयुष। ओके, गुड मनीषा एंड हर्षिता ए, ये तो हमें पता है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली हमने इस क्लास में इनहिबिटर टॉपिक भी पढ़ा, ठीक है, हमने मैसेंजर्स वगैरह, ये एंटीबॉडीज भी पढ़ा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में
मैं आपसे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? सिर्फ सारी मेहनत मेरी नहीं होनी चाहिए कि मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग भी घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है? और फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया, आपकी क्लास अच्छी थी। बाय, हैप्पी गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय मनीषा। I hope you guys understood everything. Ayush, bye everyone.